हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि काफ़ी दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे कि कब यूपी पीसीएस का फॉर्म आएगा और हम लोग उसको वो फिल करेंगे, अर्थात ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो बड़ी जानकर के खुशी हो रही है कि यूपी पीसीएस का फॉर्म आ चुका है और अब हम लोग उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि हम लोग इस परीक्षा में अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें, सफलता प्राप्त कर सकें। और इसी कड़ी में मैं आपके सहयोग के लिए तत्पर हुआ हूं और इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास मैं आपको दे रहा हूं और बहुत जल्द ही मैं साइंस की क्लास भी आपको दूंगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे आपको अर्थव्यवस्था के साथ साथ मैं साइंस की क्लास और उसके साथ पॉलिटी की क्लास भी दूंगा। यानी कि हम लोग पूरे परीक्षा के पाठ्यक्रम का लगभग 80 से 85% सिलेबस कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। तो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है इकोनॉमिक और इधर उपभोक्ता और उत्पादक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक मिनट बात करना चाहूँगा। बात यह है कि वीडियो आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत करके दिन रात तैयार करता हूँ और मैं देखता हूँ कि आप लोग वीडियो को कम से कम शेयर करते हैं। तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। दूसरी चीज़, हमने आपको बताया कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे हम लोग पूरा कंप्लीट तैयारी करेंगे और मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ, वचनबद्ध हूँ और मैं ज़रूर तैयारी कराऊँगा आपकी। और आप वीडियो देख करके कमेंट ज़रूर करेंगे। और दूसरी चीज़ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखेंगे ताकि आप बेहतर समझ सकें और आपकी बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, लिखा हुआ उपभोक्ता और उत्पादक। मैंने इसके ठीक पिछली वीडियो में समझाया था कि अर्थव्यवस्था के दो पहलू होते हैं। जो अर्थव्यवस्था होती है उसके दो पहलू होते हैं। कौन? एक उपभोक्ता और एक उत्पादक। एक उपभोक्ता और एक उत्पादक, इन्हीं दोनों पहलुओं पर अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है, यानी निर्भर करती है। उपभोक्ता क्या करता है? वस्तु तथा सेवा जो होता है, वस्तु होता है और सेवा जो होता है उसका उपभोग करता है। जबकि जो उत्पादक होता है, उत्पादक, वह वस्तु और सेवा की पूर्ति करता है। वो उपभोक्ता वस्तु तथा सेवा की क्या करता है? उपभोग करता है और ये क्या करता है? पूर्ति करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके उस पिछली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप वहाँ से समझ विकसित कर सकें। ठीक है, तब आपको ये ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ ग्राफ भी बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये ग्राफ भी बनाया गया है। तो आइए अब समझते हैं। अब हमने आपको ये भी उस पिछली वीडियो में बताया था, हालांकि मैं इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि उपभोक्ता से संबंधित होता है मांग और उत्पादक से संबंधित होता है पूर्ति। अभी हमने आपको बताया भी है, फिर से मैं बताता हूँ। उपभोक्ता क्या करता है? जैसे हम दुकान पे जाते हैं और दुकानदार से किसी वस्तु को मांगते हैं तो हम क्या हैं? उपभोक्ता हैं। हम क्या हैं? उपभोक्ता हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? उससे कुछ मांग रहे हैं, अर्थात मांग कर रहे हैं। तो जो मांग पक्ष होता है वह उपभोक्ता से संबंधित होता है और दुकानदार क्या करता है? हमको वो वस्तु दे देता है। अर्थात जो पूर्ति पक्ष होता है वह किससे संबंधित होता है? उत्पादक से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है कि मांग का नियम क्या है या मांग किसे कहते हैं, पूर्ति का नियम क्या है या पूर्ति किसे कहते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर हमको देखना है व्हाट इज़ डिमांड, अर्थात मांग क्या है। फिर देखना है थियरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत अथवा मांग का नियम। ठीक है, मांग का नियम क्या है। फिर पूर्ति पक्ष की बात करेंगे तो पूर्ति पक्ष में हमको देखना है व्हाट इज़ सप्लाई, अर्थात पूर्ति क्या है। दूसरी चीज़ थियरी ऑफ सप्लाई, अर्थात पूर्ति का नियम अथवा पूर्ति का सिद्धांत। ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देर न करते हुए आइए इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है मांग अर्थात डिमांड का संबंध दो चीज़ों से होता है। मांग अर्थात डिमांड का संबंध दो चीज़ों से होता है। पहला है समय और दूसरा है कीमत। मांग का संबंध जो होता है वह दो चीज़ों से होता है, एक समय से और एक कीमत से। अब आप पूछेंगे कि कैसे होता है, तो समझिए। जैसे
हम बात कर लेते हैं प्याज की। अब प्याज इस समय जिस रेट में बिक रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय में इसी दर पर प्याज बिके। हो सकता है कि उसकी कीमत बढ़ भी सकती है या उसकी कीमत घट भी सकती है, और कीमत बढ़ने और घटने से मांग प्रभावित होता है। हो सकता है उसकी कीमत बढ़ जाए तो उसकी मांग घट जाए, या उसकी कीमत घट जाए तो उसकी मांग बढ़ जाए, अर्थात उसकी कीमत बढ़ने से या घटने से मांग प्रभावित होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि मांग जो होता है, डिमांड का संबंध दो चीज़ों से होता है, समय से और कीमत से। अर्थात अलग अलग समय पर उसकी मांग अलग अलग हो सकती है, या अलग अलग कीमतों पर उसके मांग में बढ़ोतरी या घटोतरी आ सकती है। अर्थात उसका मांग बढ़ सकता है या उसका मांग घट भी सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिमांड अर्थात मांग का संबंध दो चीज़ों से होता है, समय से होता है और किससे होता है, कीमत से होता है। ठीक है, अब मांग की परिभाषा देखते हैं कि मांग की परिभाषा क्या होती है। मांग की परिभाषा क्या होती है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। एक निश्चित समय बिंदु तथा एक निश्चित कीमत पर बाजार से उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं को क्रय अर्थात खरीदी गई मात्रा को उस वस्तु तथा सेवा की मांग कहते हैं। यहाँ सेवा छूट गया है, उस वस्तु तथा सेवा की मांग कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है एक निश्चित समय बिंदु तथा एक निश्चित कीमत पर बाजार से उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं को क्रय अर्थात खरीदी गई मात्रा को उस वस्तु तथा सेवा की मांग कहते हैं। ठीक है, तो ये मांग की परिभाषा हो गई। अब दूसरी चीज़, अभी हमने आपको समझाया कि जो मांग होता है, मांग वह सदैव किससे संबंधित होता है, उपभोक्ता से। किससे संबंधित होता है, उपभोक्ता से सदैव। कभी परीक्षा में पूछ भी लिया जाए कि मांग का संबंध किससे होता है, तो आप पढ़े रहेंगे, अध्ययन किए रहेंगे, तो आप बता सकते हैं कि मांग का संबंध किससे होता है, उपभोक्ता से। मांग कौन करता है, दुकान पे जाके कौन मांगता है, उपभोक्ता ही मांगता है। वस्तु तथा सेवा की मांग उपभोक्ता ही करता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मांग का जो संबंध होता है वह सदैव उपभोक्ता से होता है, अर्थात किससे होता है, कंज्यूमर से होता है। किससे होता है, कंज्यूमर से। यानी मांग का संबंध सदैव उपभोक्ता से अर्थात कंज्यूमर से होता है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरी चीज़ कि मांग का नियम क्या है। मांग का नियम क्या है, अर्थात थियरी ऑफ डिमांड हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि मांग क्या है, तो मांग के बारे में हमने देखा कि मांग का संबंध दो चीज़ों से होता है। मांग की परिभाषा क्या होती है, मांग की परिभाषा को देखा गया। फिर मांग का संबंध किससे होता है, ये भी देखा गया है। अब हम देखेंगे कि मांग का नियम क्या होता है, अर्थात थियरी ऑफ डिमांड। तो मैं आपको ऐसे ओरल थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और उसकी कीमत बढ़ जाए, तो उसकी मांग में क्या होगा, मतलब उसके मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो लोग कम से कम उसको खरीदते हैं, क्योंकि वस्तु महंगी हो गई है। तो जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मांग क्या होगी, घटेगी। उसकी मांग क्या होगी, घटेगी। लेकिन अगर वहीं पर वस्तु की कीमत घट जाए, तो वस्तु की कीमत जब घट जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे कि यही अच्छा समय है, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु खरीदा जाए, क्योंकि वस्तु की कीमत क्या हो गई है, घट गई है, और अब कम पैसा देकर के ज़्यादा वस्तु खरीदा जा सकता है। अर्थात जब वस्तु की कीमत घटती है तो वो उस वस्तु की मांग क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन ठीक उसका उल्टा हो जाता है कब, जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घटने लगती है। अब वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग क्यों घटने लगती है, क्योंकि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो लोगों के क्रय शक्ति में क्या हो जाती है, कमी आने लगती है। क्रय शक्ति में कमी आने का मतलब क्या है, अब लोगों को वस्तु खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, अर्थात उनके क्रय शक्ति में क्या आएगी, कमी आएगी, है ना। क्रय शक्ति में कमी हो जाएगी, लोगों के बचत में कमी होने लगेगी। तो इस वजह से जब वस्तु की मांग बढ़ती है, या हम ऐसे कह लें कि वस्तु का जब मूल्य बढ़ता है या वस्तु की कीमत जब बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, घटने लगती है, उस वस्तु की मांग कम होने लगती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है कि मांग का नियम क्या है। मांग के नियम में समझाया गया है कि यदि किसी वस्तु तथा सेवा की कीमत में वृद्धि होती है, यदि किसी वस्तु तथा सेवा की कीमत में वृद्धि होती है, और हमने आपको बताया कि उपभोक्ता मांग करता है, किस चीज़ का मांग करता है, या तो वह वस्तु की मांग करेगा, या तो वह किसकी मांग करेगा, सेवा की मांग करेगा। अब हमने आपको बताया भी है कि वस्तु और सेवा में क्या अंतर है। तो वस्तु और सेवा में क्या अंतर है, आप थोड़ा सा जान लीजिए। वस्तु और सेवा में अंतर ये है कि जो वस्तु होती है वह दिखलाई देती है। हम ऐसे कह सकते हैं कि दिखलाई देती है या दिखाई देती है। वस्तु हमें दिखलाई देती है या दिखाई देती है, जबकि जो सेवा होती है वह दिखाई नहीं देती।
जैसे आप कहीं पर इस समय बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने आपको सेवा दिया, ना कि कोई वस्तु दिया। तो ये सेवा हमने आपको जो दिया है वो दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है। हालांकि वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो आप देख रहे हैं तो मोबाइल है, मोबाइल आपका वस्तु है, आपके हाथ में है, लेकिन जो मैंने सेवा दिया है वो कोई वस्तु नहीं है, है ना। हमने जो सेवा आपको दिया है वो दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जो वस्तु होती है वह विजिबल होती है, अर्थात दिखाई देने वाली चीज़ होती है, लेकिन जो सेवा होती है वह इनविजिबल होती है, अदृश्य होती है, दिखलाई देने वाली चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो मांग का नियम क्या है? मांग का नियम है, यदि किसी वस्तु तथा सेवा की कीमत में वृद्धि होती है, यदि किसी वस्तु तथा सेवा की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु तथा सेवा की मांग, उस वस्तु तथा सेवा की मांगे जाने वाली मांग की मात्रा में कमी हो जाती है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, सुन लीजिए। यदि किसी वस्तु तथा सेवा की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु तथा सेवा की मांगी जाने वाली मात्रा में कमी हो जाती है, मांगी जाने वाली मात्रा में कमी हो जाती है। हमने आपको बताया भी है कि वस्तु की कीमत बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु इस समय मान लीजिए 20 रुपये पर केजी मिल रहा है, लेकिन अचानक से क्या हो जाए, वह 40 रुपये पर केजी मिलने लगे, तो अब उसकी कीमत क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब बढ़ गई है तो लोग कम से कम खरीदेंगे, क्योंकि खर्च ज़्यादा हो जाएगा, लोगों की बचत में कमी आएगी, है ना। तो लोग कम से कम खरीदेंगे, अर्थात मांग क्या होगी, घटने लगेगी, मांग क्या होगी, गिरने लगेगी, अर्थात मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि यदि किसी वस्तु तथा सेवा की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु तथा सेवा की मांगी जाने वाली मात्रा में कमी हो जाती है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इस चीज़ को, दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि यदि वस्तु तथा सेवा की कीमतों में कमी हो जाती है। अब आप एज्यूम कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अगर वस्तु तथा सेवा की कीमतों में कमी हो जाए, तो अभी हमने आपको समझाया कि अगर वस्तु तथा सेवा की कीमतों में कमी हो जाए तो लोग सोचेंगे कि यही अच्छा मौका है, वस्तु का मूल्य गिर गया है, अर्थात वस्तु की कीमत कम हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा हम खरीद सकते हैं कम पैसे में, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, अर्थात मांग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि वस्तु की कीमत जब गिरती है तो मांग क्या होता है, बढ़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है कि दूसरे शब्दों में यदि वस्तु तथा सेवा की कीमतों में कमी होती है, यदि वस्तु तथा सेवा की कीमतों में कमी होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अर्थात वस्तु तथा सेवा में की कीमतों में जब कमी होगी तो मांग बढ़ जाएगी। अब उसी चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है, यहाँ पर समझाया गया है PX, ये तीर ऊपर दिखाया गया है। तीर ऊपर दिखाने का मतलब क्या है कि यहाँ वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर तीर नीचे दिखाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कमी हो रहा है। तो यहाँ पर X क्या है, X कोई वस्तु है, X कोई वस्तु है। यहाँ पर देखिए X है, यहाँ पर भी X है, तो X कोई वस्तु है। P का मतलब है प्राइस, प्राइस का मतलब कीमत, और D का मतलब है डिमांड, डिमांड का मतलब क्या है, मांग। तो यह दिखाता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, क्योंकि X क्या है, कोई वस्तु है, और P का मतलब क्या है, प्राइस, प्राइस का मतलब कीमत, और ये तीर ऊपर की तरफ है, यानी दिखा रहा है कि इस X वस्तु की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो D का मतलब डिमांड, अर्थात उसका मांग, अर्थात उस वस्तु की मांग घटती है। जो हमने इतने बड़े लाइन में समझा है वो चीज़ इतने संक्षिप्त में हम समझ सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या होती है, घटती है। और हमने यही पढ़ा है कि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में क्या होती है, कमी होती है, अर्थात उसकी मांग क्या होती है, घटने लगती है, उसकी मांग गिरने लगती है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत में और मांग में एक विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध कह सकते हैं, उल्टा संबंध कह सकते हैं, ऋणात्मक संबंध कह सकते हैं, प्रतिलोम संबंध कह सकते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है कि PX जो है वह एंटी प्रोपोर्शनल है DX के, अर्थात यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या होगी, घटेगी। वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या होगी, घटेगी, या वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आप तीनों फैक्ट याद रखेंगे, एक यहाँ ये वाला, एक ये और एक ये। ठीक है, अगर आपको ये तीनों याद है, ये और ये, तो आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ बताया गया है कि X क्या है, वस्तु है, PX क्या है, वस्तु की कीमत है, और DX क्या है, वस्तु की मांग है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको समझा दिया जाए, कोई दिक्कत ना हो। आप इस चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। हमने आपको सब कुछ बताया है कि UPPCS का फॉर्म आ गया है। इस चैनल पे मैं लगभग 80 से 85% आपका सिलेबस कवर करा दूंगा। आप इकोनॉमिक पढ़ ही रहे हैं,
इसके साथ साथ मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ाऊँगा यहाँ पर, इसके साथ मैं आपको साइंस भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। और इसके साथ अगर समय बचा तो मैं आपको हिस्ट्री की क्लास भी दूँगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आइए अब इधर देखते हैं। अब यहाँ पर इसी चीज़ को हम लोग एक मांग वक्र बना करके, यानी एक फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। इसी चीज़ को जो इतने बड़े लाइन में समझा गया है, इतने संक्षिप्त भाषा में समझा गया है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर फिगर बना करके अर्थात मांग वक्र बना करके भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे। अब यहाँ पर लिखा है एनालिसिस बाय फिगर, यानी फिगर के माध्यम से विश्लेषण, फिगर के माध्यम से विश्लेषण यानी चित्र के माध्यम से विश्लेषण। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है, इधर की तरफ दिखाया गया है कि ये कीमत है, और ये नीचे वाला क्या दिखाया गया है कि ये क्वांटिटी अर्थात वस्तु की मात्रा है। और ये पूरा का पूरा क्या है, ये मांग वक्र है। ये क्या है आपका मांग वक्र है अर्थात डिमांड कर्व है, मांग वक्र है अर्थात डिमांड कर्व है। अब समझिए, देखिए अब दिखाया गया है ये कि यहाँ पर देखिए, अब अगर हम इसको देखें, ये P का मतलब है प्राइस, प्राइस का मतलब कीमत। यहाँ पर प्राइस क्या है P3, प्राइस क्या है P3। तो यदि किसी वस्तु की कीमत P3 है तो उसकी मांग क्या है Q3 है। यानी अगर ये P3 है तो इसकी मांग Q3 है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो कितनी दूरी तय करता है ये इतनी दूरी तय करता है। लेकिन P3 से अचानक से कीमत बढ़ कर के क्या हो जाती है, मान लीजिए P1 हो जाती है। P3 से अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ की तीर क्या दिखाता है कि कीमत बढ़ रही है। तो P3 से उस वस्तु की कीमत बढ़ के क्या हो जाती है P1 हो जाती है। तो अब ये P1 वाला हम देखेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक का हमको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये किसी वस्तु की कीमत है, यानी प्राइस मूल्य है, कीमत है, और कीमत जब बढ़ रही है तो उसकी मांग क्या हो रही है, घट रही है। अगर इस तीर की और इस तीर की तुलना किया जाए तो ये तीर काफ़ी लंबा है, अर्थात यहाँ पर मांग बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन ये तीर छोटा है, अर्थात यहाँ पर मांग क्या हो गया, कम हो गया। अर्थात जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग में क्या आती है, कमी आती है। हमने आपको बताया कि P3 वाला देखिए, P3 वाला ये लाइन यहाँ तक जा रहा है, यानी ये इतना लंबा है। फिर अचानक से कीमत बढ़ जाती है, P3 से P1 हो जाती है, ऊपर की तरफ ये जा रहा है अर्थात कीमत बढ़ रही है। तो ये P1 वाला हम देखेंगे तो ये यहाँ तक आ रहा है, अर्थात ये देखिए, तो ये तीर बड़ी है, ये तीर छोटा है। अर्थात P3 था, ये P1 है, अर्थात कीमत बढ़ने पर ये नीचे क्या है, क्वांटिटी यानी मात्रा है, मांगी जाने वाली मांग की मात्रा है। तो मांगी जाने वाली मांग की मात्रा में कमी हो रही है। अर्थात जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग क्या होती है, गिरती है। जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग गिरने लगती है, अर्थात उसकी मांग में कमी आती है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। अब एक नज़रिए से और इसको देखा जा सकता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत गिरती है, जैसे मान लीजिए ये P1 है, P1 वस्तु की हाईएस्ट प्राइस है। अब इसकी कीमत गिर करके क्या हो जाती है, इसकी कीमत गिर के हो जाती है P2, इसकी कीमत P2 हो जाती है, या मान लेते हैं P3 हो जाती है, P2 ही मान लेते हैं। इसकी कीमत P1 है लेकिन गिर करके हो जाती है P2। तो P1 को हम देखेंगे तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है, P2 को देखेंगे तो P2 कहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक। यानी P2 कहाँ तक का आपका दिखाई दे रहा है, ये तीर देखिए यहाँ तक जा रहा है। यानी कि P1 था, P2 हो गया, यानी प्राइस यानी कीमत क्या हो रही है, गिर रही है। तो जब कीमत गिरती है तो मांग में क्या होती है, मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। कीमत गिरने से मांग में वृद्धि होती है। ये तीर छोटा हो गया और ये तीर क्या हो गया, बड़ा हो गया, अर्थात मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ा, यहाँ पर हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ा, इस लाइन के माध्यम से इसको समझा। इसी चीज़ का हम लोगों ने क्या किया है, एनालिसिस किया है। किसकी सहायता से, फिगर की सहायता से। किसकी सहायता से एनालिसिस किया है हम लोगों ने, फिगर की सहायता से एनालिसिस किया है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं डिमांड कर्व, डिमांड कर्व अर्थात मांग वक्र। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मांग वक्र क्या है, ठीक है, या मांग का नियम क्या है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दूँ। मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवा दिया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। जैसे देखिए लिखा है, मांग का संबंध उपभोक्ता से होता है। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि उपभोक्ता ही क्या करता है, मांग करता है। उपभोक्ता ही क्या करता है, मांग करता है। वस्तु तथा सेवा का क्या करता है, मांग करता है। दूसरा चीज़, पूर्ति का संबंध उत्पादक से होता है ना। हमने बताया था कि दुकान पे हम जाते हैं, किसी चीज़ की मांग करते हैं तो दुकानदार क्या करता है, हमको दे देता है। तो इसीलिए लिखा है कि पूर्ति का संबंध उत्पादक से होता है। लिखा है किसी वस्तु की मांग समय और कीमत पर निर्भर करती है। तो मैंने आपको बताया था अभी प्याज का उदाहरण, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ 4 नंबर पे दिखाया जा रहा है, किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग के बीच उल्टा, विपरीत, ऋणात्मक, प्रतिलोम संबंध होता है। सब कुछ हमने आपको यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर विपरीत संबंध होता है, अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या होगी, घटेगी। वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है।
तो उसी चीज़ को यहाँ पर देखिए बताया गया है कि किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग के बीच उल्टा, विपरीत, ऋणात्मक, प्रतिलोम संबंध होता है। अर्थात उल्टा का मतलब अपोजिट रिलेशन होता है, निगेटिव होता है, रेसिप्रोकल मतलब प्रतिलोम, इन्वर्स का मतलब क्या होता है ना। देखिए यहाँ पर अपोजिट, निगेटिव, रेसिप्रोकल और इन्वर्स। अपोजिट का मतलब उल्टा संबंध होता है ना, उल्टा कह सकते हैं, विपरीत कह सकते हैं आप, ठीक है। या फिर नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक कह सकते हैं, रेसिप्रोकल या इन्वर्स कहेंगे तो प्रतिलोम हो जाएगा। तो ये संबंध होता है। तो हम लोगों ने आज देखा, क्या देखा, मांग के बारे में हम लोगों ने आज देखा है। आज हम लोगों ने मांग के बारे में अध्ययन किया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूर्ति के बारे में पढ़ाएंगे। पूर्ति के बारे में भी हम लोग फिगर के माध्यम से एनालिसिस करेंगे। फिर इस तरीके से भी हम लोग देखेंगे कि पूर्ति का नियम क्या होता है, ठीक है, पूर्ति में किस किस चीज़ को हम सम्मिलित करते हैं, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने मांग को पढ़ लिया। अब आप कमेंट के थ्रू हमें बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मैं चलते चलते फिर से आपसे कह दूं कि बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराते हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ठीक है। कम से कम आप अपने से 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। ये हमारी आपसे विनम्र निवेदन है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जल्द ही अगला वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वह अगला वीडियो पूर्ति को लेकर के होगा, ठीक है। तो पूर्ति को हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ और मैं सोच रहा हूँ कि आपको बजट पढ़ा दिया जाए। बजट के साथ साथ जनगणना जो 2011 की है उस जनगणना को भी मैं पढ़ाऊँ, तो बहुत जल्द ही उस पर भी मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। देखिए ये जो समय है, इस समय ढेर सारी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे UPPCS है, RO ARO की वैकेंसी भी आपको मिलेगी। लेखपाल के बारे में भी पेपर में निकल रहा है कि लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप कमर कस लीजिए और बेहतरीन तैयारी करिए और भविष्य के लिए और अपने स्वयं के लिए एक पद जरूर ही सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक बड़े भाई की तरह आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।